बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों मैं आज आपको कक्षा 8 विज्ञान और इकाई 5 सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण जो है कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें पहले मैंने आपको जिस टॉपिक पे बात की थी वो था सूक्ष्मजीव क्या होते हैं बच्चों, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे सबसे पहले जीवाणुओं के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो सूक्ष्म जीव है उनका वर्गीकरण जो किया गया है, यानी उनको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उनको बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से समूह में बांटा गया है? 5 समूहों में। वो है एक जीवाणु, सब फिर विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो आज हम चर्चा करेंगे जीवाणु की, फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज जीवाणु की चर्चा करते हैं क्योंकि जीवाणु एक बड़ा टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे जीवाणु क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं बच्चों। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक मतलब होता है एक कोशिक जीव होते हैं ये, और जिनको जो कि सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिक बोलते हैं, और ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम बहुकोशिक जीव बोलते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं वो एक कोशिक होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एक कोशिक जीव का उदाहरण दीजिए, तो आप जीवाणु लिख सकते हैं। दूसरा, ये पाए कहाँ जाते हैं? जैसे कि हमने कहा था कि सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जो कि हवा में, मिट्टी में, जल में और सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग सभी स्थानों पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा होगी, और वहाँ पर ये ग्रो बड़ी तेज़ी से करते हैं। अब ये किस किस आकार के होते हैं, दिखते किस प्रकार के हैं? गोलाकार होते हैं, ये दंडाकार होते हैं, सर्पाकार होते हैं। ठीक है, यानी इनकी आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पे पीछे आपको दिखाते हैं गोलाकार, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोलाकार भी हैं, दंडाकार हैं, सर्पाकार हैं, अलग अलग तरीके के हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बच्चों, मैंने कुछ और भी आपके लिए जो पिक्चर्स निकाली यहाँ देख सकते हैं आप। ये बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के, जैसे ये देखिए ये अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, ये आकार अलग है। यहाँ पर देखिए सर्पाकार है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया अलग प्रकार का है। यहाँ पे बिल्कुल गोलाकार हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखिए क्या है, बेलनाकार है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अलग तरीके से जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे आपस में। तो कहने का मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो कई तरह का होता है, इसके आकार कई तरह के होते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप। तो कितने प्रकार के होते हैं, देखने में अलग प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं, इनके आकार बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेन हमने आपको यहाँ पे बता दिए कौन कौन से, गोलाकार, दंडाकार और सर्पाकार, ये हमने आपको दिखाया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु, इनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी बात ये है, यानी इन पे सेंटर जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पाया नहीं जाता। यानी एक कोशिक जीव है एक, तो दूसरा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, पाए हर जगह जाते हैं, लेकिन इन कोशिका जो एक कोशिक जीव हैं बैक्टीरिया, इनके अंदर केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनके चारों ओर एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति बच्चों ये जो है हमारी जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर भी पाई जाती है। इसी प्रकार से जीवाणुओं की कोशिकाओं के बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक संरचना होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चित्र में। लेकिन कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। देखिए सारी कोशिकाएं, सारे जीवाणुओं की कोशिकाएं जो है अपने चारों तरफ जो है एक कठोर आवरण नहीं बनाती, लेकिन कुछ जीवाणुओं की कोशिकाएं जो होती हैं वो कठोर आवरण बनाती हैं, उनको कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन सारी की सारे जितने भी हमारे जीवाणु होते हैं उनके चारों तरफ जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक चीज़ ये हमें याद रखनी है। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जीवाणुओं की जिनमें कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक आवरण है कोशिका भित्ति की तरह ही। कुछ जीवाणुओं में एक से अधिक, यानी कुछ जीवाणु, देखिए सारे जीवाणुओं की बात नहीं हो रही है, कुछ जीवाणुओं में कैप्सूल पाया जाता है, सारे जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कुछ जीवाणुओं में एक से अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और जिसको बोलते हैं क्या, कसाविका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कसाविका बोलते हैं। और कसाविका जो क्या करती हैं, कसाविका की मदद से जीवाणु जो है गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेज़ी से प्रजनन
क्रिया होती है। देखिए जीवाणु बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं और बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई, कोशिका भित्ति, कैप्सूल और इसके अलावा केंद्रक और इसके अलावा कसाविका। तो ये मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक चित्र है जो कि जीवाणु का है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं बच्चों, ये कोशिका का पूरा चित्र है जीवाणु की। और कोशिका भित्ति देखिए यहाँ पे 3 लाइनें बनी हुई हैं। सबसे भारी आवरण है यहाँ पे, ये देखो, तो ये कोशिका भित्ति है। लेकिन सबसे भारी आवरण जो होता है, सबसे भारी वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। ये कठोर आवरण होता है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कैप्सूल के नीचे है और उसके ऊपर जो एक बाहरी आवरण बन जाता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। ये भी कठोर आवरण होता है, ठीक है। इसी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है बच्चों। और कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका भित्ति के नीचे ही कोशिका झिल्ली होती है। ये होती है कोशिका झिल्ली, जो पूरी आप नीचे वाली देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली है बच्चों। और इसके ऊपर कोशिका भित्ति है और सबसे ऊपर जो बनी हुई है वो है कैप्सूल। क्या है, कैप्सूल है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं भी न्यूक्लियस नहीं है, यानी केंद्रक नहीं है इसमें, कहीं पर भी केंद्रक की कमी पाई जाती है इसमें। अब कसाविका क्या है वो बताते हैं हम आपको। देखिए कसाविका क्या होती है, ये जो आप देख रहे हैं बाल जैसी संरचना है, ये सूक्ष्म संरचना जो देखते हैं धागे जैसी, ये सब की सब कसाविका है। ये क्या है, कसाविका कही जाती हैं, ठीक है। इनको कसाविका कहते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ ये समझा दी, कैप्सूल, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक है, और कसाविका। और ये सब चीज़ें आप समझ गए। अब इसके चित्र के माध्यम से आप और आसानी से आपको मैंने समझा दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं नील हरी शैवाल। पहले क्या था, ये नील हरी शैवाल को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पहले शैवाल के समूह में इनको रखा जाता था, ठीक है, एल्गी के समूह में। परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के समूह में रख दिया गया है, यानी जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रख दिया गया है, ठीक है। इनका रंग जो होता है नीला हरा होता है और आप ये देख सकते हैं जगह जगह पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि ये हरे होते हैं, ठीक है। और हरे जो पौधे होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और स्वपोषी कहा जाता है इनको। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे, उनको स्वपोषी कहा जाता है। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है, ठीक है। क्या होता है, श्लेष्मा का आवरण। और अनेक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, विशेष कोशिकाएं, ठीक है। उन्हें क्या नाम दिया गया है, जो विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं इनके अंदर, विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, इसमें कुछ विशेष जो आपके शब्द हैं उनको देखते जाइएगा। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए स्थिरीकरण भी कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा भोजन के रूप में भी हम साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन के रूप में कौन सा साइनोबैक्टीरिया है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नामक एक साइनोबैक्टीरिया का हम भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया पहले क्या था, ये शैवाल के समूह में इसको रखा जाता था, फिर इसको धीरे धीरे इसको किस समूह में रख दिया गया, जीवाणु के समूह में ले आए हैं इसको, ठीक है। और ये नीला हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण भी ये करता है। भोजन स्वयं बनाने के कारण इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, श्लेष्मा का आवरण होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, जो जीवाणुओं की कोशिकाएं होती हैं उनके जो पहले, क्योंकि जीवाणु बताया था आपको, उसमें कठोर कैप्सूल पाए जाते हैं, ऐसे ही जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है, ठीक है। तो इसमें जो विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन विशेष कोशिकाओं का नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको मेन में बता दी। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी दिखती किस तरह की है। ये देखिए, ये आपने तालाबों में देखी होगी, झील में देखी होगी, इस तरह से हरी हरी सी दुनिया भर की जो है ऊपर हो जाती है एल्गी, काई टाइप की एक तरह से। तो ये आपका जो है काई नहीं इसको बोलते हैं, इसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं एक तरह फफूंद टाइप का जो है लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन ये पौधे होते हैं छोटे छोटे हरे हरे से, दुनिया भर के जो है ऊपर उगाते हैं
और जो पूरे पे परत बना लेते हैं हरी टाइप की। तो ये पहले क्या था, ये शैवाल की कैटेगरी में इनको रखा गया, लेकिन अब इनको बैक्टीरिया की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो इसीलिए ये जो होता है पूरे तालाब के ऊपर इस तरीके से फैल जाती है, पूरी कवर बना लेती है, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। आगे देखिए, ये मैंने आपको जीवाणु की जो है वो दिखा दिया था। तो आगे आपको जो है क्या है रह गया है, विषाणु। हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ी विषाणु की बात भी कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर जीवाणु के बारे में, थोड़ा एक बार बता देते हैं आपको। जीवाणु में हमने बता दिया आपको, एक कोशिक होते हैं, ठीक है, नमी वाले स्थानों पे ज़्यादा वृद्धि करते हैं, गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकार, इनकी कई तरह की आकृतियाँ होती हैं, आकार के होते हैं, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के ऊपर कहीं कहीं कैप्सूल पाया जाता है, और कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कसाविका क्या होती है मैंने बता दिया आपको। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का जो है ये भी जीवाणु की कैटेगरी में आ गया है। नीला हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, इसे सौपोषी कहा जाता है, इसमें श्लेष्मा पाया जाता है, ठीक है। और हेटेरोसिस्ट नामक की विशेष कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और स्पाइरुलिना नामक जो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्पाइरुलिना नामक। चलिए अब बात करते हैं विषाणुओं की। विषाणुओं को हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहा जाता है इनको। और दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म है, मतलब सबसे सूक्ष्म यदि पूछ लिया जाए वो कौन है, कौन से सूक्ष्म जीव हैं, तो विषाणु हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं, और प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी हैं। परजीवी मतलब जो पूरी तरीके से दूसरे पे आश्रित हैं, अपना खुद भोजन नहीं बनाते, ये अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पे आश्रित होते हैं। स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन भी नहीं कर सकते ये, यानी क्योंकि ये इनमें जो मतलब ये अपने आप जो है ग्रो नहीं कर सकते, इनका विभाजन नहीं होता। जैसे कि और कोशिकाएं क्या होती हैं, वो कोशिकाएं टूटती हैं, फिर उनसे दूसरी कोशिकाएं बनती हैं, फिर उनसे और कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रक का विभाजन होता है, तो उससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, उससे फिर और अनेक कोशिकाएं बनती हैं, इसी प्रकार से। लेकिन विषाणु के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता, इसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अति सूक्ष्म है। दूसरा, यहाँ पे प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये अपने आप प्रजनन नहीं करते, इसके लिए इनको किसी ज़रूरत पड़ती है, जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यानी प्रजनन करने के लिए, यानी अपनी जैसी कोशिकाओं को पैदा करने के लिए इनको आगे तो इनको क्या करना पड़ता है, जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। किसी एक जीवित कोशिका को इनको चाहिए। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग होते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो और हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तमाम जो रोग हैं जो हमारे, और इसके अलावा जो आजकल रोग चल रहा है सबसे ख़तरनाक रोग है ना, उस रोग का नाम क्या है बच्चों? ये कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की जो है वो भी एक वायरस है, और उसका भी अभी तक इलाज नहीं ढूंढा नहीं जा चुका है। तो डेंगू का क्या इलाज ढूंढ पाए हम लोग? नहीं ढूंढ पाए, ये भी वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया, ये भी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण, पोलियो, चेचक, ये तमाम बहुत सारी ऐसी बीमारियां, घातक रोग हैं जिनका अभी तक जो है कुछ बीमारियों का हम लोग ढूंढ पाए हैं, और कुछ बीमारियों का अभी भी रिसर्च चल रही है, और उनका दवाइयाँ उनके ऊपर बनाने में भी समय लगेगा, ठीक है। जैसे कोरोना की दवाई बनाने में भी समय लगेगा। तो ये हमारा वायरस के बारे में कुछ जानकारी थी। अब यहाँ पे कुछ और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी? सबसे पहले विषाणु की खोज की थी, जो खोज की थी बच्चों, किसने की थी? दामित्री ने की थी। दामित्री एवेनोवस्की, यानी ये वैज्ञानिक का नाम क्या था? दामित्री एवेनोवस्की, इनको बोलते हैं एवेनोवस्की। और ये कहाँ के थे? रूस के थे। और 1892 में इन्होंने जो है विषाणु की खोज की। विषाणु जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी ये ना तो निर्जीव है ना ही ये सजीव है, ठीक है। इसीलिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको एक जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब तक इसे कोई जीवित कोशिका नहीं मिलेगी ये क्या करेगा? प्रजनन ही नहीं कर सकता। तो इसलिए एक जीवित कोशिका किसको ज़रूरत पड़ती है? विषाणु को। तब ये जीवित कोशिका में जाके
क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करता है। इसीलिए जीवाणु जनित रोग जो होते हैं वो बहुत ही घातक रोग होते हैं और इनका इलाज होना बड़ा भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसकी खोज किसने की, दामित्री ने की। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और 1892 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और सजीव और निर्जीव के बीच की एक इकाई है ये, और विषाणु जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। तो यहाँ पर हमने बात की जीवाणुओं की, और इसकी मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, पिक्चर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ये हमने आपको बताया कि विषाणु किसके बने होते हैं, प्रोटीन के और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक आपके सामने पिक्चर है विषाणु की। यहाँ पे देखिए डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया ही था, प्रोटीन कोड, और कुछ इस तरीके से आपका जो है विषाणु दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर है इसकी। इन्फ्लुएंजा नामक रोग जो है इससे हो जाता है विषाणु से। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी यहाँ पे, दो सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया। एक सूक्ष्म जीव ऐसे जो एक कोशिक हैं, जो कि हमारे जीवाणु, और दूसरे विषाणु। ठीक है, कल हम बच्चों बात करेंगे किसी की, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल के बारे में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं, इसको समझिएगा पूरा, और इसको पूरा एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।